हेलो एवरीवन, कैसे हैं भैया आप सभी? बताइए मेरी वॉइस सभी को क्लियर है? तो आज का हमारा हिंदी में ही आज का टॉपिक आपका रहेगा। ऐसा मत समझना कि मैम रोज रोज जो है न्यूज़ वाली मैसेजेस लेकर आ जाती हैं। तो आज हम यहाँ पर हिंदी का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। आपको जैसा कि दिख ही रहा है स्क्रीन पर कि भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है, तो अक्सर हम इस चीज़ के बारे में मैं आपसे डिस्कस करती रहती हूँ कि किस तरह से भाषा का उद्भव विकास हुआ है। सबसे पहले संस्कृत भाषा का उदय हुआ है, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सा थ्योरी के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके एमसीक्यूज भी करवाऊंगी। तो डेली आपका सेशन इसी तरह से चलेगा। पहले आप एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके बाद उस टॉपिक के एमसीक्यूज जितने भी रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप सभी को मेरी वॉइस क्लियर होगी। तो भाई एक बार जरूर थम्स अप दिखाइए अगर मेरी वॉइस क्लियर है। आज हम इसी चीज को लेकर के यही डिस्कस हमारी रहेगी कि भाषा का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, किस तरह के इसमें क्वेश्चंस हमें एग्जाम में आ सकते हैं। तो समय सीमा जिसको लेकर मैं हर बार कहती हूँ, चाहे आप वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जल्दी एक सेशन भी मैं आपके लिए बताऊंगी कि कैसे आप अपना जो है कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी जितने भी टिप्स हैं, जैसे कि मैंने अपने एग्ज़ाम को क्लियर किया था, तो वो सभी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी। ठीक है, जल्दी एक सेशन मैं इस पर लेकर आऊँगी। तो आज स्पेशल हमारा सेशन यहाँ रहेगा, भाषा का उदय रहेगा, भाषा का उद्भव रहेगा, भाषा का विकास रहेगा। ठीक है जी, आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। जल्दी से एक बार सबसे पहले लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करें, शेयर जरूर करिए। अगर आपका प्यार, आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा तो इसी तरह से आपको हर एक सेशन आपको बिल्कुल, देखिए आप जब भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हजारों रुपए आप अपनी कोचिंग पर खर्च करते हैं, स्पेशली हिंदी को लेकर के और भी जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहते हैं उनको लेकर के। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ, मेरे साथ आप बने रहिए। ये सभी चीज़ें आपको जो है बिल्कुल बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड मैं आपको करवा रही हूँ। और सेकंड चीज़ ये है, हिंदी विद प्रिया ठाकुर के नेम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, ताकि इसी तरह से जो भी चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारे टॉपिक को लेकर के बनती है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं स्पेशली हिंदी भाषा के विकास उद्भव को लेकर के। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्रथम प्राकृत पाली है, यहाँ पर 500 ईसा पूर्व से लेकर ईसाइयों से सन 1 तक इसका जो है समय सीमा मानी जाती है। वहीं पर प्राकृत है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ जो है डिस्कस अब मैं आपके लिए करने जा रही हूँ। तो आपको, आई होप आपको सेशन जो है वो बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि भाषा के उद्भव की, अक्सर एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमें ये पता नहीं होता कि हिंदी भाषा का शब्द जो है, हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जब भी हम हिंदी को पढ़ते हैं यही बनता है कि सबसे हिंदी किस भाषा का शब्द है। ठीक है ना, तो देखिए हिंदी की अगर हम बात करते हैं, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति और उसकी रचना की बात करते हैं, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, पर अगर हम यहाँ हिंदी भाषा के शब्द की बात करते हैं, उसकी उत्पत्ति की बात करते हैं, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से मानी जाती है। किस भाषा से मानी जाती है? फारसी भाषा से मानी जाती है। क्योंकि क्या हुआ था, देखिए जो सिंधु लोग थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ी है ना, तो सबसे पहले सिंधु शब्द का इससे उत्पत्ति हुई थी। फिर क्या हुआ था, वो स नहीं बोल पाते थे, तो फिर हम इसको क्या वो उसको क्या कहने लगे? हिंदू कहने लगे। ठीक है ना, तो सिंधु से हिंदू बना, हिंद बना, तो यहाँ पर फिर ये हिंद होगा भाई। ठीक है जी, हिंदू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हिंदू होगा, फिर ये हिंदू बना है। ठीक है जी, और फिर उसके बाद ये हिंद बन जाता है, और उसके बाद फिर इस हिंद से ही हिंदी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो ये क्रम आप हमेशा ध्यान रखिए, जो भी इम्पोर्टेंट आपका कंटेंट बन सकेगा
वो मैं आपको स्टार के थ्रू आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर ये सिंधु होगा और ये हिंदू होगा, ठीक है, क्योंकि एक भी अगर आप मिस्टेक कर देते हो इस तरह के क्वेश्चंस में, इस तरह के टॉपिक में, तो हमारा 1 नंबर यानी कि जितना भी आपका मार्क्स होता है वो हमारा कटने की पूरी संभावना यहाँ रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हिंदू हुआ है और हिंदू हुआ है और फिर हिंदू। तो हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदू सिंधु बना है, हिंदू बना है, हिंदू बना है, हिंदू, हिंद और हिंदी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड की बात करते हैं तो मूलतः जो हिंदी शब्द है, ठीक है, तो ये हिंदी भाषा शब्द जो है वो हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। इसी शब्द से तो पूछा अगर जाए कि जो ये हिंदू शब्द है यानी कि हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द के सबसे पहले किस शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, तो हिंदी से फारसी भाषा का शब्द जो हिंदी है सबसे पहले सिंधु की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपको जो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनमें कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, हिंदी को लेकर के 2 तरह के लोग थे, इनका अर्थ भी 2 तरह से ही ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो एक अगर यहाँ पर सेकंड पॉइंट है ये हमारा, उसका पहला पार्ट है, उसमें अगर हम मानते हैं यहाँ पर हिंदी देश की भाषा है, ठीक है। तो कुछ लोगों का कहना था कि जो है हिंदी जो है वो पूरे देश की भाषा है, क्योंकि अगर हम हिंदी भाषा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर मानी जाने वाली उर्दू, बोली जाने वाली उर्दू भाषा है, ठीक है। और दूसरा एक, क्योंकि देखिए जितने काफ़ी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। तो हिंदी में भी काफ़ी सारे विद्वान इस तरह के हैं जिनका एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ रहा था, और कुछ लोगों का कहना था कि हिंदी, ठीक है ना, कि यानी कि हिंदी तो देश की भाषा है और हिंदी देश के लोग, हिंद देश के लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हिंद देश की भाषा, अच्छा हिंदी मैंने लिख दिया है, हिंद देश की भाषा और हिंद देश के लोग। तो ये यहाँ अर्थ जो है इसका निकल करके आया था। 2 तरह के लोग थे, किसी ने माना है यहाँ पर हिंदी को देश की भाषा है और कुछ का कहना ये था कि हिंदी जो है वो हिंदुस्तान के लोगों की भाषा है। सीधी सीधी बात ये है, ठीक है। अब यहाँ किस तरह से हमारी जो भाषा है, अगर हम एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका तीसरा पार्ट ये रहेगा कि आदि जननी किसको कहा जाता है ना, आदि जननी की बात करते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि जननी, ठीक है, जब क्योंकि भाषा की जननी कौन है, आदि जननी जिसको माना जाता है वो संस्कृत भाषा है भाई, संस्कृत भाषा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, हिंदी भाषा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपको पूछे जाते हैं, तो याद रखिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेगा भाई हमारा। अब यहाँ पर मूलतः जो है सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से ही हुई है। संस्कृत भाषा जो है हिंदी की आदि जननी मानी जाती है, ठीक है। अभी ये जो कि मैंने आपको लिखवाया, आदि जननी कौन है, तो वो संस्कृत भाषा है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जो ये हमारा वैदिक काल है, क्योंकि संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत भाषा का उदय किस समय पर हुआ था, संस्कृत भाषा का उदय जो है वो अक्सर माना भी जाता है कि वैदिक काल में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या होगा, वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं, वैदिक काल को लेकर के अगर हम बात करें तो वैदिक काल में हमारी सबसे पहले किस भाषा की उत्पत्ति हुई थी, संस्कृत भाषा की ही उत्पत्ति जो है वैदिक काल में वो मानी जाती है। जिसके समय सीमा को लेकर बात करते हैं, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का समय जो है वैदिक संस्कृति का हमारा माना जाता है। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद आई थी यहाँ पर लौकिक संस्कृति। क्या हुआ था,
लौकिक संस्कृति इसके बाद आई थी। ठीक है, अब ये ईसा पूर्व है तो ये जो 1000 है तो यहाँ पर लौकिक संस्कृति, देखिए वैदिक संस्कृति में, वैदिक संस्कृति का काल जो है, वैदिक काल जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे एक वेद की ही उत्पत्ति हुई थी जिसको हम ऋग्वेद कहते हैं। अब यहाँ लौकिक संस्कृति की बात करते हैं, अन्य जो 3 वेद हैं हमारे, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, उन सब की उत्पत्ति यहाँ पर लौकिक संस्कृत में हुई है, जिसके समय सीमा की बात करते हैं 1000 ईसा पूर्व से लेकर के इसका समय सीमा जो है 500 ईसा पूर्व तक का जो समय है इसका माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ जैसे ही इन भाषाओं की उत्पत्ति हुई, ऋग्वेद लिखे गए, अन्य वेद लिखे गए, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों के सामने ये थी कि क्या लोग इस भाषाओं का यूज़, इन भाषाओं को पढ़ना सबके लिए इजी था? तो नहीं ना, क्योंकि अगर आप क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट मैथ में है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट साइंस में है, कुछ ऐसे हैं जिनका हिंदी में है, कुछ ऐसे भी हैं जो संस्कृत के दीवाने मिलते हैं। हाँ, होता है ना ऐसा। तो ये ऐसे बच्चों के लिए या फिर इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम आगे जाकर के क्रिएट हो जाती है। मान लीजिए जब आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, वहाँ तो ऐसा नहीं होगा ना, आपका ही पसंद का सब कुछ होगा, है ना। अब मैथ्स है, आप यकीन मान के चलिए कि ऐसा 1 से 2 एग्जाम ही होगा जिसमें आपको मैथ्स जो है नहीं आती, अदरवाइज सब में ही मैथ्स आती है। और ये देखा भी गया है कि मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही रेयर बच्चों को पसंद होता है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर जितने भी हमारे वेद लिखे गए थे, है ना, पुराण लिखे गए थे, वो संस्कृत में थे। संस्कृत में समझना सभी को एक डिफिकल्ट टास्क था। इसके बाद यहाँ पर वैदिक संस्कृत के बाद, लौकिक के बाद यहाँ आई है हमारी जो सबसे पहले संस्कृत हुआ। अब यहाँ क्योंकि जो ये हमारा वैदिक काल था ना, इसको 2 भागों में बांट दिया था, ऋग वैदिक काल में और लौकिक वैदिक काल में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। यहाँ पर फिर लौकिक के बाद हमारा आया है पाली भाषा। ठीक है जी, पाली भाषा का समय यहाँ पर आया है और पाली भाषा के समय की बात करते हैं, यही 500 ईसा पूर्व रहेगा और यहाँ पर 0 ईस्वी तक का समय जो है ये पाली भाषा का माना जाता है, यानी कि प्रथम प्राकृत भाषा। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या हुआ था, पाली के बाद प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई। पाली भाषा भी इस तरह की थी कि सभी लोगों के लिए इसको समझना आसान नहीं था, काफी सारे लोग अनपढ़ भी थे, काफी सारे लोग पढ़े लिखे भी थे। अब यहाँ पर अशोक सम्राट की बात करते हैं, वो क्या करते थे, मान लीजिए कोई आपका मैसेज आपको पहुंचाना हुआ, कुछ चीजें आपको बतानी हुई, उन चीजों को लेकर के क्या होता था, शिलालेख पर या फिर स्टोन पिलर्स उस टाइम पर होते थे, उन स्टोन पिलर्स पर वो अपने मैसेजेस को जो है वो लिखवा देते थे, है ना, वो लिखवा देते थे। अब ऐसा तो नहीं है कि उस समय पर सभी जो है पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि एजुकेशन का मामला था, प्राचीन काल की बात थी, ऐसा पॉसिबल भी नहीं हो सकता क्योंकि अक्सर देखा गया है कि प्राचीन काल की स्थिति कैसी थी, पढ़ाई की स्थिति कैसी थी। तो कुछ लोगों के लिए एक डिफिकल्ट टास्क था कि जो पिलर्स पे मैसेजेस हैं उनको किस तरह से पढ़ा जाए। तो फिर जाकर के पाली भाषा आई, पाली भी उन लोगों के लिए मुश्किल था। फिर प्राकृत की उत्पत्ति हुई, तो यहाँ पर प्राकृत का समय 0 ईस्वी से लेकर के, ये आप अपनी टेबल बना लेना इसी तरह से। ठीक है, इसी तरह से आप अपनी टेबल बनाते रहना ताकि आपको ये टेबल भी याद हो जाए साथ के साथ, क्योंकि इस तरह से अगर बना करके रखोगे तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। 0 ईस्वी तक, क्योंकि 0 यहाँ पर है क्योंकि ये जो यहाँ पर बाद का अंतिम तिथि मानी जाती है ना, ये अगले ही काल की प्रारंभिक तिथि मानी जाती है। तो 0 ईस्वी से लेकर के यहाँ पर इसका समय जो है 500 ईस्वी तक माना जाता है। अब ये मत समझ लेना पाली का 500 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हम कर देते हैं। इसके बाद आगे हमारी आती है अपभ्रंश का काल। क्या होता है भाई, अपभ्रंश का भाषा का समय आता है और अपभ्रंश भाषा के काल की बात करते हैं तो वही रहेगा ये 500 ईस्वी तक से लेकर के 1000 ईस्वी तक का समय जो है ये हमारा अपभ्रंश काल रहता है। फिर उसके बाद आता है आधुनिक आर्य भाषा की बात करते हैं। क्या होगा भाई, आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है जी, आधुनिक आर्य भाषा, तो वही बात है कि ये 1000 ईस्वी से लेकर के और जो है, क्योंकि आधुनिक काल है ना, जब भी आधुनिक काल आता है
तो इसके बाद अब तक आना निश्चित है, अब तक आना निश्चित है क्योंकि अब आधुनिक काल की बात करते हैं तो सबसे पहले आधुनिक काल के प्रवर्तक के तौर पर किसको स्थान दिया गया था, तो यहाँ पर आधुनिक काल की बात होगी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आता है। किसका नाम आता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आता है, जिन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली में गद्य और पद्य में जो है कविताएं लिखनी शुरू की थी। वहीं अगर बात करते हैं 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, लॉर्ड वेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में की थी। ये प्रश्न एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिए इस चीज को। जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो सभी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिए आप, और आपके लिए एक नई चीज क्या है कि जब 1800 में वेलेजली ने गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अब कॉलेज की स्थापना तो हो गई थी, कॉलेज की स्थापना करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। फिर एक चीज और देखी गई कि कॉलेज में टीचर्स कैसे रखे जाएं। कॉलेज है, कॉलेज में पढ़ना है, बच्चे भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए टीचर्स, लेक्चरर की जरूरत तो होती है ना। तो यहाँ पर वही चीज है कि कुछ टीचर्स को चूज किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि अगर गद्य साहित्य की बात करते हैं ना, तो गद्य का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में ही हुआ था। और जबकि यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं, भारतेंदु का समय भी, इसीलिए इनको आधुनिक काल का प्रवर्तक भी माना गया है, ठीक है। अब यहाँ जैसे ही 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है तो सबसे पहले वहां पर दो, जिसको राजा द्वय के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी 4 व्यक्तियों को सबसे पहले कॉलेज के लिए चुना गया था। ये सिंपल सी बात आप याद रख लीजिए, ठीक है जी। एक तो आपको पता है राजा द्वय के नाम से जिनको जाना जाता है, जिसमें सबसे पहला नाम लिया जाता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का, और दूसरे कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह है, ठीक है। और दूसरा स्थान है यहाँ पर लल्लू लाल जी का। किसका है? लल्लू लाल जी का। और दूसरे कौन है भाई? यहाँ पर सदल मिश्र हैं, ठीक है, सदल मिश्र हैं। तो ये 4 ऐसे व्यक्ति थे जिनको आधुनिक काल में फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक के तौर पर नियुक्त किया गया था। वही गिलक्राइस्ट को एक प्रधानाचार्य की जो है पोस्ट के लिए नियुक्त किया गया था। अब हुआ क्या, राजा द्वय की अगर मैं बात करूं, क्योंकि लल्लू लाल जी की बात करते हैं, इन्होंने एक अच्छा कार्य किया है। 7 से 8 मिलाकर इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, खड़ी बोली में भी लिखी हैं, ठीक है, ब्रज भाषा में भी लिखी हैं, पर मोस्टली इनकी रचनाएं अनुवादित थी। खुद की सिर्फ इनकी एक रचना मिलती है। बाकी मैंने लास्ट लेक्चर में ये सभी चीजें लल्लू लाल के बारे में, सदल मिश्र के बारे में, जितनी भी रचनाएं, 8 रचनाएं आपको कोई नहीं बताएगा लल्लू लाल की 8 रचनाएं हैं। आपको कोई नहीं बताएगा लल्लू लाल ने कितनी मौलिक लिखी है और कितनी उनकी अनुदित है। अक्सर आप पुराने पेपर उठाकर देखोगे इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो इसलिए पूरी डिटेल में आपको पूरा गद्य साहित्य का निचोड़ क्लास 1 आप देख लेना। तो आज क्लास 2 है यहाँ पर निचोड़ की, जिसमें हमारा क्या रहेगा, पूरा भाषा को हम आज निचोड़ डालेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, जैसे ही राजा द्वय की बात करते हैं, सबसे पहले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बहुत अच्छा योगदान यहाँ पर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ था, पर धीरे धीरे क्योंकि गिलक्राइस्ट से इनकी जो है अच्छी खासी बनती थी, तो धीरे धीरे जैसे इन्होंने, पहले ये हिंदी के हिमायती थे, हिंदी भाषा को बचाने के लिए अनेक आंदोलन चलाए गए हैं। वहीं अगर श्याम सुंदर दास की बात करते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसका माना भी जाता है, कहा भी है बच्चन सिंह ने, तो इस चीज को बिल्कुल अपने मत है उनका, एक अपनी उनकी बुक में बिल्कुल स्पष्टतः उन्होंने कहा है कि रामचंद्र शुक्ल के निर्माण का श्रेय तो श्याम सुंदर दास को ही जाता है। वहीं हिंदी को बचाने के लिए क्या हुआ था, हिंदी को बचाने के लिए दूसरा श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। उधर सरस्वती पत्रिका 1903 में जो है उनको महावीर प्रसाद द्विवेदी को उनका जो है पदभार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनका संभाल लिया था। तो ये सभी चीजें महत्वपूर्ण रहती हैं। अगर हम यहाँ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात करते हैं, प्रारंभिक दौर इन्होंने भी काफी अच्छा था, इन्होंने पूरा सपोर्ट हिंदी को देने का किया है। पर अचानक ही ऐसा हुआ कि इनका जो रुझान है वो हिंदी की बजाय
उर्दू की तरफ चला गया था। बनारस पत्र इन्होंने निकाला है वो उर्दू भाषा में ही है, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखिए कि कैसे आधुनिक काल का समय, जब भी आधुनिक आता है ऑप्शन में 4 होंगे, एक में अब तक होगा, तो डेफिनेटली वो आपका आंसर रहेगा ही रहेगा। और ये चीज मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको टेबल बनवाई है 100% यहां से क्वेश्चन आता है। कई बार तो पूरी की पूरी टेबल छाप कर एग्जामिनर दे देता है कि भाई ये आपको बताना है, मैचअप करना है कैसे भी करके, ठीक है ना। चलिए, आई होप सेशन आपको पसंद आएगा, तो जरूर एक बार लाइक करना। इसी तरह से पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है। आधुनिक गद्य साहित्य की निचोड़ क्लास 1 है, वो आप देख सकते हैं। तो आज फिर आपके लिए एक स्पेशल निचोड़ क्लास का सेशन 2 आपके लिए है। आगे पढ़ते हैं भाई, अब आगे बढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, जैसे ही हिंदी साहित्य में जो है भाषाओं को लेकर के अलग अलग समय सीमा निर्धारित इसकी कर दी गई थी, तो ये क्रम जो कि अब मैं आपको लिखवा रही हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये अक्सर पूछा जाता है, क्या रहता है, सबसे पहले किस भाषा की उत्पत्ति हुई थी, तो सबसे पहले यहाँ पर संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई है। ये क्रम अक्सर हिंदी के जितने भी एग्जाम हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोल के देखोगे तो ये आपको अक्सर दिखता है, ठीक है। संस्कृत के बाद पाली है, पाली के बाद यहाँ पर प्राकृत है, ठीक है। संस्कृत, पाली, प्राकृत के बाद फिर यहाँ पर अपभ्रंश भाषा का उदय हुआ था, ठीक है ना। अपभ्रंश के बाद यहाँ अवहट का उदय हुआ है, और भाई अवहट के बाद आधुनिक काल आ जाता है ना। आधुनिक काल की समय सीमा, तो यहाँ पर जो है आधुनिक काल, अवहट के बाद जो है खड़ी बोली का, अक्सर आज भी मेरठ की बात करें, दिल्ली की बात करें, सहारनपुर की बात करें, ठीक है, रामपुर की बात करें, बिजनौर की बात करें, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों की बात करें, तो अक्सर खड़ी बोली का प्रयोग जो है वो देखा जाता है। तो ये क्रम याद रखिएगा कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और खड़ी बोली, ठीक है। अब क्या हुआ है, तो यहाँ पर एक धीरेन्द्र शर्मा जी हैं, धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि जो आधुनिक आर्य भाषा है, जो कि अभी मैंने आपको ये बताया था ना क्या, कि आधुनिक आर्य भाषा की समय सीमा को लेकर के आधुनिक आर्य भाषा जो यहाँ, ये अब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना कि ये टेबल तो आपको नॉर्मली एग्जाम में आ जाती है, पर कई बार प्रश्न आता है आपको कि श्याम सुंदर दास हो गए, या फिर व्याकरणकर्ता की बात करते हैं कि धीरेन्द्र वर्मा का नाम एक बहुत ही फेमस माना जाता है, जिसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या किया है कि जैसे ही हमने आधुनिक आर्य भाषा का समय सीमा 1000 से लेकर के अब तक को बताया है, फिर से इसको 3 भागों में बांटने का कार्य किसने किया है, तो वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है। लिख लीजिए, नोट डाउन आप कर सकते हैं। कौन हुए हैं यहाँ पर, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है जी। कौन हुए हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या किया है, जो आधुनिक आर्य भाषा का समय है, क्या है, आधुनिक आर्य भाषा, इसका समय सीमा क्या था, 1000 से लेकर के 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक का समय था ना, अब तक का समय। अब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या किया है, इस समय सीमा को फिर से 3 भागों में जो है बांटने का कार्य कर दिया है। किसने किया है, ये हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अब ये समय सीमा कौन कौन सी है, किस किस पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, यानी कि 3 भागों में इसको बांटा है, ठीक है। सबसे पहले की बात करते हैं यहाँ पर प्राचीन काल, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले समय सीमा कौन सी हुई है, प्राचीन काल के समय सीमा की बात करते हैं। तो प्राचीन काल का समय जो है 1000 ईस्वी से लेकर के 1500 तक का माना जाता है। तो ये नोट डाउन आप करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बारी आती है मध्यकाल में भी इसको बांट दिया गया है। मध्यकाल की बात करते हैं तो ये 1500 ईस्वी से लेकर के 1800 तक के समय सीमा किसने बताई है भाई, तो ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने बताई है, ठीक है। फिर इसके बाद बारी आती है आधुनिक काल की, क्योंकि इन्होंने आधुनिक काल को ही 3 भागों में बांटा है और अंतिम समय सीमा आधुनिक काल की ही रहती है। तो यहाँ धीरेन्द्र वर्मा का कहना है कि 1800 से लेकर के जो अब तक का समय है, जिस तरह से हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं ना,
तो अलग अलग विद्वानों ने अपना एक अलग अलग मत दिया है कि हमने जिस तरह से डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, राहुल साकृत्यायन की, मिश्र बंधुओं ने तो एक लंबा चौड़ा इतिहास जो है हिंदी साहित्य को विभाजित करने में जो है दे दिया है। ठीक है, तो ये समय सीमा यहाँ पर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने फिर से आधुनिक आर्य भाषाओं को जो है 3 भागों में बांट दिया था, जो कि प्राचीन काल में, मध्य काल में, प्राचीन काल 1000 से 1500, 1500 से 1800, 1800 से अब तक का समय, किसके द्वारा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा। ठीक है ना। अब यहाँ इन्होंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। कुछ जो हमारे हिंदी साहित्य के लेखक हैं उनके नाम भी आते हैं कि प्राचीन काल के समय सीमा के अंदर कौन से यहाँ पर लेखक रहे हैं, उन्होंने किस तरह की रचनाएं लिखी हैं, मध्यकालीन के अंदर कौन से आते हैं या फिर आधुनिक काल के अंदर कौन से आते हैं। तो सबसे पहले भाई एक बार जरूर, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, इसी तरह से आपको डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा और आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, तो एक बार जरूर लाइक का बटन जरूर भाई आप प्रेस कर दीजिए जल्दी से, भाई सेशन को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पर मैं बात करती हूं प्राचीन काल की। ठीक है ना, प्राचीन काल के समय की बात करती हूं, जिसकी समय सीमा क्या होगी? 1000 से लेकर के समय सीमा 1500 तक की किसने बताई हुई है? तो ये समय सीमा धीरेन्द्र वर्मा ने बताई हुई है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब ये चीज आप याद रखिए कि प्राचीन काल को जिस तरह से धीरेन्द्र वर्मा ने बांटा है, 1000 से 1500 तक की समय सीमा यहां पर निर्धारित की गई है। इस समय सीमा को किसने, धीरेन्द्र वर्मा ने अन्य किस नाम से, यानी इस समय सीमा को अन्य क्या नाम दिया है? तो ये याद रखिए, प्राचीन काल कैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। धीरेन्द्र वर्मा ने प्राचीन काल को अन्य किस नाम से पुकारा है या फिर कोई और अन्य नाम क्या दिया है? तो लिख लीजिए यहाँ पर कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं यानी कि धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, उन्होंने इसको कहा है अवहट काल के नाम से माना है। ठीक है, अवहट काल के नाम से माना है, जो कि अभी क्रम मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है ना। ठीक है जी, तो ये अवहट काल हुआ है। अब यहाँ पर अवहट की बात करते हैं तो फिर से हम आदिकाल पर चले जाते हैं। सीधा कहाँ पर चले जाते हैं? आदिकाल पर, जिसकी समय सीमा जो है 1050 से लेकर के 1375 तक की समय सीमा जो है आदिकाल की हमारे मानी जाती है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास को, 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटने का कार्य किया है, जिसमें अगर हम प्राचीन की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन काल कौन सा है? तो आदिकाल ही सबसे प्राचीन काल माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समय सीमा की बात, अब यहाँ ये चीज आप एक और छोटी सी ध्यान रखिए, अब यहाँ धीरेन्द्र वर्मा जब आएगा तो आपको समय सीमा ये बतानी है, पर अगर नॉर्मली समय सीमा पूछी जाती है आदिकाल की, क्योंकि आदिकाल को लेकर के स्पेशल सेशन में आपके लिए लेकर के आऊंगी कि किस विद्वान ने आदिकाल को किस नाम से जाना है और क्या नाम दिया है। ठीक है, तो आदिकाल की समय सीमा यहाँ पर दी गई है, जिसमें कुछ ऐसे हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं जिनको रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आदिकाल की बात करते हैं तो अब्दुल रहमान का नाम सबसे पहले आता है। अब्दुल रहमान ने क्या लिखा है? संदेश रासक लिखा है। क्या लिखी है भाई? संदेश रासक लिखी है। यहाँ पर ये प्रेमी और प्रेमिका की यहाँ पर विरह गाथा का वर्णन इन्होंने किया है, संदेश रासक लिखी है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, विद्यापति का यहाँ पर नाम इन्होंने दिया है। विद्यापति का यहाँ पर इन्होंने कुल मिलाकर के 14 या फिर 16 रचनाएं लिखी हैं। और भाषा की अगर हम बात करते हैं तो 3 भाषाओं में इन्होंने लिखा है। सबसे पहले अत्यधिक इनके जो रचनाएं हैं वो संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखी हैं। फिर यहाँ पर जो है इन्होंने मैथिली भाषा में इनका पदावली लिखा गया है, मैथिली भाषा में। ठीक है, मैथिली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, मैथिली में लिखा गया है। और एक इनकी रचना मिलती है अवहट, जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया है, इसी वजह से इनको प्राचीन काल में अवहट भाषा के लिए यहाँ पर रखा गया है, इनका नाम लिया गया है। तीसरे यहाँ पर माने जाते हैं ज्योतिरेश्वर ठाकुर। ज्योतिरेश्वर ठाकुर की बात करते हैं। ज्योतिरेश्वर ठाकुर मैंने आपको पहले ही बताया था, जिनकी एक रचना मिलती है वर्ण रत्नाकार, यहाँ पर एक इनकी रचना मिलती है 14वीं शताब्दी में।
ठीक है ना। और ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये भी मैथिली भाषा में ही लिखी गई है, याद रखिए। सुनीति कुमार चटर्जी ने इनका संपादन किया था, ज्योतिरेश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर का। चौथी बात करते हैं यहाँ पर, एक हुए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ना सभी व्याकरणिक ग्रंथ करवाए हैं, जाकर एक बार फटाफट जाकर के निचोड़ क्लास 1 आप देख सकते हैं, आपको उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे ही इन को यहाँ प्राचीन काल में स्थान दिया गया है, एक दामोदर कवि हुए हैं, दामोदर कवि की पूरी हिस्ट्री मैंने आपको लिखवा दी है। दामोदर कवि हुए हैं, दामोदर कवि ने क्या लिखा है भाई, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। याद रखिए, एक प्रश्न ये है, पहले इसका नाम उक्ति व्यक्ति था, ठीक है, फिर इसको 8 प्रकरणों में क्या कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया था। जैसे ही इसको 8 प्रकरणों में विभाजित किया गया तो इसका पूरा नाम क्या रखा गया है, तो यहाँ पर उक्ति व्यक्ति प्रकरण इसका पूरा नाम जो है रखा गया था। अब एक ये भी माना जाता है कि ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा क्यों गया था, तो गोविंद चंद्र, अब पूछा जाए अगर आपसे कि दामोदर कवि कौन है भाई, दामोदर कवि के बारे में भी तो बताइए, तो दामोदर कवि यहाँ पर गोविंद चंद्र के सभापति हुए हैं। अब वहां पर राजा लोग थे, राजा लोगों को शिक्षा देने के लिए उनके दरबार में जितने भी वहाँ पर राजा लोग थे, ठीक है, उनको शिक्षा देने के लिए यहाँ दामोदर कवि ने इस ग्रंथ की रचना लिखी है, इस ग्रंथ को लिखा है ताकि राजाओं के जितने भी बच्चे हैं उनको एक अच्छी शिक्षित किया जाए, पढ़ाया जाए, ठीक है। तो इस वजह से उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरणिक ग्रंथ है। ये अक्सर पूछा जाता है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसा ग्रंथ है, तो ये चीज़ आप याद रखिए, ये एक व्याकरणिक ग्रंथ है, ठीक है। समझ में आया है? हाँ जी बिल्कुल, कमेंट कर दीजिए कि मैम यहाँ से समझ नहीं आया, उसको और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं करूंगी। ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि की पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, लास्ट लेक्चर जो है वो आप देख, निचोड़ नाम से सीरीज 1 है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने जो हमारी अवहट भाषा है उससे, रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्राकृताभास कहा है। पूछा जाता है कि अवहट भाषा को प्राकृताभास किसने कहा है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो आप बता देना कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो है इसको प्राकृताभास कहा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना इनकी मिलती है, याद रखिए, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है जी। काफी सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनको एक स्पेशल सेशन मैंने लास्ट लेक्चर में उनको डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्राचीन काल में कुछ और भी ऐसी रचनाएं रही हैं जिनको इस समय सीमा के अंदर जो है रखा गया था। जिस तरह से मान लीजिए भारतेंदु युग की बात करते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर रत्नाकर जी का नाम आता है कि सभी जो कवि हैं वो खड़ी बोली की तरफ भाग रहे थे। वहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर जिन्होंने उद्धव शतक लिखा है, तो वो ब्रज भाषा में रचनाएं कर रहे थे। ऐसे काफी सारे रचनाकार हुए हैं जिन्होंने खड़ी बोली को, क्योंकि देखिए अब मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं, राष्ट्रकवि कहे जाने वाले, राष्ट्रकवि कहे जाने वाले मैथिली शरण गुप्त ने भी प्रारंभिक उनकी रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद की भी प्रारंभिक रचनाएं हैं, वो ब्रज भाषा में ही लिखी गई थी और बाद में फिर उनको परिवर्तित कर दिया गया था, इसमें खड़ी बोली में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। तो ये चीज याद रखिए, ठीक है। एक रचना मिलती है सुधीर अग्रवाल की रचना, बहुत पूछी जाती है, हमें नहीं पता होता क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं है, किसी ने हमें बताया नहीं है और ना ही आपको कोई बताएगा इतने डिटेल में, कोई आपको नहीं बताने वाला है। तो आप एक बार लिख लीजिए, यहाँ पर सुधीर अग्रवाल ने प्रद्युमन चरित की रचना की है, ब्रजभाषा का एक सुंदर सा ग्रंथ इनका मिलता है, ठीक है, लिख लीजिए सुधीर, सधुरी लिख दिया ना, सुधीर होगा भाई, ठीक है ना। तो याद रखिए सुधीर अग्रवाल, इन्होंने एक रचना लिखी है, क्या है, प्रद्युमन चरित, ठीक है। और लिखी कब है ये, 1354 में लिखी है। और किस भाषा में लिखी गई है ये, ब्रज भाषा में, ठीक है जी, याद रखिए, ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है ये प्रश्न, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं मुल्ला दाऊद,
मुल्ला दाऊद जो कि हमारे सूफी संत कवि हुए हैं, मुल्ला दाऊद की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मुल्ला दाऊद ने क्या लिखा है, चंदायन लिखा है। बहुत सारी प्रेमी और प्रेमिकाएं की रचनाएं हैं वो इन्होंने लिखा है। लिखा कब है ये, ठीक है, ये सभी इनके अंतर्गत ही आती हैं क्योंकि ब्रजभाषा में लिखी गई रचनाएं थी ये, ठीक है। अब यहाँ पर मुल्ला दाऊद की बात करते हैं, ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सभी रचनाकारों का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ना हर चीज को लेकर के। जहां सुधीर अग्रवाल ने प्रदुमन चरित्र को ब्रजभाषा में लिखा था, वहीं अगर मुल्ला दाऊद की बात करते हैं या फिर सूफी संत कवियों की बात करते हैं, अत्यधिक किस भाषा का प्रयोग हुआ है। अगर हम सूफी कवियों में लेकर चलें, सूफी संत काव्यधारा के प्रवर्तकों की बात करते हैं, सबसे पहले जायसी का नाम आता है और जायसी ने पद्मावत लिखा है। पद्मावत भी तो अवधी भाषा में ही है ना, तो ये चीज याद रखिए कि अक्सर जितने भी रीतिकालीन कवि हुए हैं उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है भाई, अवधी भाषा का ही प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ रामानंद की बात करें, उनके शिष्यों की बात करते हैं जिसमें कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा सेन, यहाँ पर कबीर की भाषा को लेकर के तो विभिन्न विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपना अपना एक मंत्र रखा है। किसी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है तो किसी ने कुछ कह करके जो है कबीर की वाणी को विराम यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे ये तो थे प्राचीन काल में कि ये आपको दिखाया कि कुछ ऐसे कवि थे जो अवहट लिख रहे थे, कुछ ब्रज भाषा में लिख रहे थे और कुछ यहाँ पर अवधी में लिखने वाले थे। अब यहाँ पर बात करते हैं हम मध्यकाल की, जिसकी समय सीमा जो है धीरेन्द्र वर्मा ने 1500 से लेकर के 1800 तक की जो है मानी है ना, 1500 से 1800 तक की समय सीमा मानी है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी थे, जिस तरह से मैंने बताया है कि ब्रज भाषा में भी कुछ कवियों ने लिखा है, अवधी में भी कुछ कवियों ने लिखा है, ठीक है। तो ब्रज की बात सीधा करती हूँ मैं, तो ब्रजवासी कौन थे, तो जितने भी रीतिकालीन कवि हुए हैं, रीतिकालीन कवि हुए हैं, रीतिकाल को फिर से यहाँ पर 3 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें सबसे पहले सर्वाधिक कौन है, रीतिबद्ध कवि है, जिन्होंने रीति में बद्ध करके अपने काव्य की रचना की है, ठीक है। उसके बाद रीति सिद्ध कवि हुए हैं, रीति को सिद्ध करने वाले इकलौते कौन थे, बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई लिख करके आज तक अपना परचम जो है वो फहराया हुआ है। तीसरे नंबर पर यहाँ कौन हुए हैं, रीतिबद्ध हुए हैं, रीति सिद्ध हुए हैं। और कुछ कवि ऐसे भी थे जो रीति से मुक्त होकर के, जिसमें सबसे पहले नाम किसका आता है, घनानंद का आता है। घनानंद को पढ़ के तो हम आनंद ही आनंद हो जाते हैं। किस तरह से घनानंद जो है अपनी प्रेमिका सुजान के प्रेम में जो है मग्न रहते थे, और जैसे ही सुजान ने जो है उनको धोखा दिया, और धोखा देते ही उन्होंने इस तरह सा है ना, इस तरह अपने आप को जो है ना मोटिवेशन ऐसा उनको मिला, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। तो वही बात है, घनानंद ने अनेकों रचनाएं लिख डाली सुजान के वियोग में। तो ये चीजें याद रखिए। और रीति सिद्ध सिर्फ एक बिहारी हुए हैं जिन्होंने राजा जयसिंह की बुद्धि को भी ठिकाने लगा दिया था। तो रीतिबद्ध में यहाँ पर बहुत सारे कवि हुए, जिसमें केशव दास की बात करते हैं। केशव दास का अक्सर प्रश्न जो है पूछा जाता है, क्योंकि कुछ का मानना ये है क्योंकि केशव दास को 2 कालों के बीच में रखा गया है ना, 2 कालों का संबंध आपस में जोड़ने वाले केशव दास है। कुछ का कहना है कि इनका संबंध भक्ति काल से, और कुछ का कहना है कि ब्रज भाषा में जिस तरह से इन्होंने रचनाएं लिखी हैं तो ये रीति काल में आएंगे। जन्म के आधार पर केशव दास को स्थान दिया गया है, किसमें, भक्ति काल में। पर जिस तरह से इन्होंने अलंकारिक ग्रंथ लिखे हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, इस तरह के ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, तो यहाँ पर इनका स्थान जो है वो रीतिबद्ध कवियों के अंदर कद आ जाता है। जिसमें देखिए लिखवा भी दे रही हूँ कि रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं। केशव दास का नाम क्या आता है, रीतिबद्ध कवियों में आता है, ठीक है। मतीराम का नाम, ठीक है जी, मतीराम का। पद्माकर का नाम यहाँ पर आता है, पद्माकर का नाम यहाँ पर जो है किसमें आता है, रीतिबद्ध कवियों में ही आता है। जिसमें फिर भिखारी दास, तो बहुत सारे हैं, स्पेशल इसका भी एक सेशन लेकर आऊंगी मैं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार फटाफट लाइक करना मत भूलिएगा सेशन को। तो ये ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी हैं। ब्रजवासी कौन थे, सभी रीतिकालीन कवि जो हैं वो ब्रजभाषी थे, सिर्फ इतना आपको याद रखना है। वहीं अगर हम अवधि की बात करते हैं, अवधि को हम आगे लेकर के चलते हैं।
यहाँ पर अवधि की अगर बात करी, किस भाषा की, अवधि की बात करी, बस कुछ भी नहीं करना है, याद रखना है कि जो सूफी संत हुए हैं, सूफी संत हुए हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं को अवधी भाषा में लिखा है। अब मैं सबका नाम नहीं लूंगी कि सभी सूफी संत जिन्होंने जो है अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कुतुबन की मृगावती की रचना, साथ के साथ मैं आपको ट्रिक्स भी बताती रहूंगी किस तरह से आपको इनको याद रखना है। अब देखिए, कुतुबन की रचना अगर आपको याद रखनी है, किसकी, कुतुबन की रचना क्या है, मृगावती है। कौन सी रचना है, मृगावती है। तो वन में कौन घूम रहा है, मृग घूम रहा है ना। तो मृग कहाँ घूम रहा है, वन में। तो याद रखिए कुतुबन की रचना कौन सी है, मृगावती है। और इसकी समय सीमा की बात करते हैं 1503 जो है इसका समय सीमा मानी जाती है। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जायसी की, तो जायसी के पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम 3 सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अन्य रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं, वो जब हम जायसी को पढ़ेंगे तब मैं आपको करवा दूंगी। तो यहाँ पर पद्मावत है, ये भी अवधी भाषा में लिखा गया है और लिखा कब गया है, 1540 में लिखा गया है। ठीक है जी, अगली की बात करते हैं, यहाँ पर मंझन हुए हैं। अब मंझन कौन करेगी, मधुमालती करेगी। ठीक है, कौन करेगी भाई, मधुमालती मंझन करेगी। तो कर लिया, मधुमालती ने मंझन कब किया था, बस एक ही बार किया था जिंदगी में। किया कब था, 1545 में जो है ये मंजन मधुमालती ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर आलम की बात करते हैं। कवि आलम बहुत इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, माधवानल कामकंदला। ठीक है, कौन सी है, माधवानल कामकंदला। ठीक है, तो ये एक इनकी रचना मानी जाती है। समय सीमा की बात करते हैं 1584 में जो है इसका समय सीमा मानी जाती है। आगे देखते हैं, आलम ने तो लिख डाला अपना माधवा नाम कंदला, बचे कौन, यहाँ पर उस्मान। उस्मान ने भी एक रचना लिखी थी, किस भाषा में, अवधी भाषा में। उस्मान ने क्या किया था, चित्र छाप दिए थे, किसके, चित्रावली के। तो उस्मान ने चित्र छापे चित्रावली के, कब छापे थे भाई, 1613 में छाप दिए थे उस्मान ने चित्रावली के चित्र। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं, यहाँ पर नूर मोहम्मद ने इंद्रावती लिखी है। ठीक है, और नूर मोहम्मद ने इंद्रावती ऐसी लिखी थी तो इनको जो है इनके ही समाज ने, मुस्लिम समाज ने ताने मार मार कर इस तरह से कर दिया था कि इन्होंने रचनाएं लिखनी बंद कर दी थी। तो काफ़ी टाइम बाद में भी 14 से 15 साल की बाद की बात है, फिर इन्होंने एक रचना इनकी मिलती है, 2 ही रचनाएं इनकी मिलती हैं, अवधी भाषा में है। याद रखिए, नूर मोहम्मद की इंद्रावती है। ठीक है जी, इंद्रावती है, इंद्रावती, और एक इनकी रचना मिलती है अनुराग बांसुरी। ठीक है, अनुराग बांसुरी। 20 साल बाद इन्होंने एक दूसरी रचना लिखी थी, बांसुरी है। याद रखिए, क्योंकि इंद्रावती का समय, कैसे आप इसको याद रख सकते हैं, इंद्रावती का समय 1744 है और 20 साल बाद 20 इसमें प्लस कर देंगे आप तो ये 1764 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1764 जो है अनुराग बांसुरी का समय सीमा है। और सभी रचनाएं किस में लिखी गई हैं, अवधी भाषा में ही लिखी गई हैं। ठीक है, अब ये जो विभाजन किया है ना, ये धीरेन्द्र वर्मा का विभाजन है, नोट कर लेना भाई, मैंने नहीं कुछ भी किया, धीरेन्द्र वर्मा को पढ़ा रही हूँ मैं बहुत अच्छे से। फिर आगे बात करते हैं काशिम साहा की, ये सभी रचनाएं अवधी भाषा में हैं। काशिम साहा ने क्या लिखा था, हंस जवाहिर लिखा था। क्या लिखा था, एक बार लाइक जरूर करिएगा जल्दी से, जवाहिर लिखा था। यहाँ पर इसी तरह से आपको स्पेशल सेशन अब मिलेंगे। हंस जवाहिर कब लिखा था इन्होंने, 1736 है या फिर 34 है, एक बार आप चेक कर लेना। प्रायोरिटी आप 36 को ही दोगे, मुझे थोड़ा सा डाउट है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर काशिम साहा ने क्या लिखा था, हंस जवाहिर लिखा था। फिर इसके बाद आते हैं भाई शेख निसार। शेख निसार ने कौन सी रचना यहाँ पर लिखी थी, यूसुफ जुलेखा। कौन सी, यूसुफ जुलेखा। यहाँ पर जुलेखा किसने लिख डाला था, जो है शेख निसार ने लिखा। कब था, 1790 ईस्वी में इन्होंने ये लिख डाला था। एक और रचना यहाँ पर ये सूफी काल की सभी रचनाएं आपकी यहाँ हो गई हैं। ठीक है, अली शाह ने एक रचना लिखी थी, अली शाह ने अवधी भाषा में, क्योंकि देखिए ये सूफी संत थे, सूफी संत होते हुए भी रचनाएं इन्होंने अवधी भाषा में लिखी है। प्रेम चिंगारी,
ठीक है जी, प्रेम चिनगारी, यहाँ पर इन्होंने ये रचना लिखी है। ठीक है, और आपको पता है तुलसीदास की रचनाएं भी किस भाषा में हैं, किस भाषा में है तुलसीदास की रचनाएं भी, जिसमें से कुछ रचनाएं तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी हैं। ठीक है, अवधी होगा ये, कुछ यहाँ पर ब्रज भाषा में लिखी हैं। इनको याद करने की ट्रिक बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट में क्लासेस हैं, प्लेलिस्ट में क्लासेस हैं, वो आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम सूरदास की बात करते हैं, 3 ही रचनाएं हैं, पर सूरदास ने ब्रज भाषा को अपने काव्य का माध्यम यहाँ पर रखा है। 1574 में तुलसीदास ने क्या लिखा था? 1574 में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, अवधी भाषा में ये लिखा गया था। ठीक है जी, आई होप सेशन मस्त लग रहा होगा, बहुत कुछ नया जो है सीखने को मिलता है ऐसे ही, क्योंकि भाषा की बात करते हैं तो भाषा को लेकर के विभिन्न विद्वानों का क्या मत रहा था वो चीजें। ठीक है, अब ये तो चलता रहेगा, क्योंकि जब हम हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे तो ये चीजें हम जो है डिस्कस करते रहेंगे कि किसने किस भाषा में कौन सी रचनाएं लिखी हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि हिंदी भाषा के विकास में यहाँ कुछ उपभाषाएं थी, और उन उपभाषाओं से कौन कौन सी बोली का विकास हुआ है ये अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ। नोट आप कर लेना यहाँ पर, यहाँ सबसे पहले हमारी जो भाषा है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उससे कौन सी उपभाषा बनी, और यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं बोलियां। यानी कि अगर बात करते हैं यहाँ हम क्या लिखेंगे, उपभाषा को लिखेंगे, और यहाँ पर जिस अपभ्रंश का नाम हम लिखने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, शौरसेनी अपभ्रंश का जो है उदय हुआ था। कौन से अपभ्रंश का भाई? शौरसेनी अपभ्रंश का उदय हुआ था। याद रखिए, इससे किस उपभाषा, कौन सी उपभाषाएं निकली थी? तो यहाँ पर सबसे पहले जो उपभाषा इससे निकली थी वो थी पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी निकली थी? पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी से जो निकलने वाली बोलियां हैं वो मैं अब आपको करवाने जा रही हूँ। नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते हैं और आने की पूरी संभावना यहाँ पर रहती है। सबसे पहले शौरसेनी अपभ्रंश का उदय हुआ है, और शौरसेनी अपभ्रंश से जो है पश्चिमी हिंदी उपभाषा की उदय हुआ है, और पश्चिमी हिंदी से जो बोलियां निकल करके आई हैं वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि शौरसेनी अपभ्रंश से जो है 3 उपभाषाओं का उदय हुआ है। पश्चिमी हिंदी का हुआ है और राजस्थानी का हुआ है। ठीक है, पूछा जाए अगर शौरसेनी अपभ्रंश से कितनी उपभाषाओं का उदय हुआ है? 3 उपभाषाओं का उदय हुआ है। और तीसरा कौन सा है? यहाँ पर हमारा गुजराती हुआ है। ठीक है, कौन सा है? गुजराती है। अब ये उपभाषाएं हुई, इन 3 उपभाषाओं से कितनी बोलियों का उदय हुआ है ये चीज आप याद रखिए। ठीक है ना, तो यहाँ सबसे पहले हम पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं। पश्चिमी हिंदी से किस किस बोली का उदय हुआ है? सबसे पहले नाम यहाँ पर आता है कोरवी भाषा का। किसका आता है भाई? कोरवी भाषा का, जिसको हम क्या कहते हैं? खड़ी बोली। अभी हम इनको नहीं करेंगे, जस्ट हम पश्चिमी के ही पार्ट को करेंगे। कोरवी को हम किस नाम से जानते हैं? अन्य खड़ी बोली के नाम से भी यहाँ पर हम जानते हैं। ठीक है, फिर दूसरी भाषा है, हरियाणा वाले जितने भी हैं सुन लें। ठीक है, आपकी जो बोली है वो उसकी उपभाषा पश्चिमी हिंदी है, और शौरसेनी से ही इसका उदय हुआ है। ठीक है, हरियाणवी की बात करते हैं, हरियाणवी की बात करते हैं। ठीक है ना, हरियाणवी जिसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? बांगरू नाम से भी जिसको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी यहाँ पर बोली कौन सी आती है? ब्रज भाषा का उदय हुआ है। चौथी यहाँ पर कौन सी आएगी? कन्नौजी का उदय भी यहीं से ही हुआ है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए, कोरवी हुई है, हरियाणवी हुई है, ब्रज भाषा और कन्नौजी। ठीक है, याद रखिए। हाँ, और एक बुंदेली भी तो रह गई भाई, बुंदेली। बुंदेली को हम कैसे भूल सकते हैं? बुंदेली। तो ये 5 भाषाओं का, बोलियों का उदय पश्चिमी हिंदी, यानी कि देखिए पूछा कैसे जाएगा, पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियों का उदय हुआ है? 5 बोलियां उदय हुई हैं। सबसे पहले कोरवी है, खड़ी बोली जिसको कहा जाता है, हरियाणवी है, बांगरू जिसको कहा जाता है, ब्रज भाषा है, बुंदेली है, और यहाँ पर कन्नौजी है। ठीक है, ये कैसे याद कर सकते हैं? के बी एच, तो ये 5 हैं, कोरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा,
बुंदेली और हरियाणवी। इन 5 का उदय कहाँ से हुआ है? पश्चिमी हिंदी से हुआ है। आगे अब हमारा पश्चिमी हिंदी से ही शौरसेनी अपभ्रंश की दूसरी उपबोली कौन सी, उपभाषा कौन सी है? वो राजस्थानी है। कौन सी है? राजस्थानी है। राजस्थानी से कितनी बोलियों का उदय हुआ है? 4 का उदय हुआ है। कौन सी है? मेवाती, ठीक है जी, मेवाती है, मालवी है, दुधाड़ी है, दुधाड़ी, ठीक है, और उसके बाद है मारवाड़ी। तो इन 4 का उदय किस उपबोली से हुआ है? तो ये राजस्थानी जो है उपभाषा, उपबोली नहीं होगा, ये क्या है? उपभाषा है, और ये क्या है? हमारी बोलियां हैं, ठीक है, बोलियां हैं ये हमारी। फिर तीसरे नंबर पर शौरसेनी से ही किस उपभाषा की उदय हुआ है? गुजराती का भी उदय इसी से ही हुआ है, गुजराती का, ठीक है, गुजराती का। इससे कौन कौन सी बोलियां निकली हैं? तो गुजराती से तो गुजराती ही निकलेगी ना, गुजराती, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर फिर क्या हुआ था। ये तो हमारा पहला अपभ्रंश है, यानी कि किस अपभ्रंश का नाम क्या था? शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी, यहाँ पर मैं लिखवा देती हूँ, अगर नाम पूछा जाए कि शौरसेनी क्या है, यहाँ पर शौरसेनी अपभ्रंश है, ठीक है। शौरसेनी अपभ्रंश से कितनी उपभाषाओं का उदय होता है? 3 उपभाषाओं का उदय होता है। कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारी आती है, कौन सी थी भाई? पश्चिमी हिंदी थी, पश्चिमी हिंदी का उदय होता है। फिर यहाँ पर राजस्थानी का, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर गुजराती का। पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियां निकली हैं? 5 बोलियां निकली हैं, और राजस्थान से कितनी निकली हैं? 4 बोलियां निकली हैं। तो इस तरह से प्रश्न आपको आ सकता है, याद रखिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर अर्धमगधी की, दूसरे अपभ्रंश के नाम की बात करते हैं। दूसरा अपभ्रंश यहाँ पर कौन सा है? ठीक है, जिसका नाम क्या है यहाँ पर? अर्धमगधी, अर्धमगधी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, अर्धमगधी है। अर्धमगधी की बात करते हैं। अर्धमगधी से कौन सी उपभाषा निकली है? तो पूर्वी हिंदी यहाँ से निकली है, पूर्वी हिंदी से। अब पूर्वी हिंदी को मैं याद करने की, जैसे मैंने आपको बताया है ना, जो बुंदेली यानी कि बेबी, एच और के, है ना, तो इस तरह से ही पूर्वी हिंदी को याद करने के लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा? ए, बी और सी आपको याद करना पड़ेगा, जिसमें ए से आपकी कौन सी हो जाती है? ए से आपकी अवधी भाषा हो जाती है, ठीक है। बी से कौन सी हो जाती है? बी से आपकी बघेली हो जाती है। सी से कौन सी हो जाती है? सी से छत्तीसगढ़ी आपकी हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको लिखवाया था ना यहाँ पे, ये कि हम पश्चिमी उपभाषा की बोलियों को कैसे याद करेंगे। तो K2, B2 और H, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो यहाँ पर अर्धमगधी है, अर्धमगधी से जो है हमारे पूर्वी हिंदी निकली है, और पूर्वी हिंदी से कितनी बोलियों, पूर्वी हिंदी से कितनी बोलियाँ निकली हैं? तो पूर्वी हिंदी से 3 बोलियों का उदय यहाँ पर हुआ है। गिनते रहना, क्या हो गया? 5 + 3 + 4, 5 और 4 9, 10 11 और 12 बोलियां यहाँ तक हो चुकी हैं। कितनी उपभाषाएं हुई हैं? 2 उपभाषाएं हुई हैं ना, और 2 उपभाषा तो 2 ही हुई हैं, इनसे 12 बोलियां निकल चुकी हैं, ये याद रखिए आप, ठीक है। आगे देखते हैं भाई हमारा फिर तीसरा अपभ्रंश कौन सा है। यहाँ पर तीसरे अपभ्रंश की बात करते हैं, तो यहाँ पर मगधी तीसरा अपभ्रंश है। ये अपभ्रंश का नाम है यहाँ पर मगधी, ठीक है। मगधी से कौन सी उपभाषा निकली है? बिहारी निकली है, ठीक है ना। और बिहारी से कितनी बोलियां निकली हैं? तो बिहारी से भोजपुरी है, कौन सी निकली है? भोजपुरी निकली है, मैथिली निकली है, ठीक है, और
मगही, ये 3 जो है बिहारी से निकली हैं। ठीक है, मगधी अपभ्रंश है, हिंदी क्या, बिहारी क्या है, उपभाषा है, और ये 3 क्या है यहाँ पर, ये 3 बोलियां हैं। फिर यहाँ मगधी से ही एक और उपभाषा निकली है, उड़िया निकला है, उड़ीसा में बोला जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में बांग्ला बोली जाती है। ठीक है जी, और यहाँ पर असम में क्या है, असमिया है। ठीक है, हो गया आपको याद, कितना अपभ्रंश हो गया, तीसरा अपभ्रंश है, ये हमारी उपभाषा है, और इससे जो है ये इतनी बोलियां यहाँ पर 3 बोलियां हमारी यहाँ पर ये निकली हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पर महाराष्ट्री की बात करते हैं। चौथा अपभ्रंश कौन सा है यहाँ पर, महाराष्ट्री अपभ्रंश यहाँ पर है। चौथे अपभ्रंश की अगर बात करते हैं, इससे हमारी कौन सी भाषा उपभाषा निकली है, मराठी यहाँ पर निकली है। और मराठी जो निकली है, तो मराठी से कितनी बोलियां निकली हैं, देशी निकली है। ठीक है, देशी भाषा जिसको कहा जाता है। कोंकणी यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर इनकी बोलियां हैं। बोली क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको पता चले, भाषा, बोली क्या होता है। देखिए, बोली एक ऐसी चीज़ है, अब हम भारत देश की बात करते हैं, एक बार मैं इनको लिख देती हूँ फिर मैं भूल जाऊंगी। कोंकणी निकली है, और बरारी महाराष्ट्र की बोली है। ठीक है, और नागपुरी। अब एक चीज़ याद रखिए, महाराष्ट्र में जो वहाँ की उपभाषा है उसको क्या कहा जाता है, मराठी कहा जाता है। राइट, अब यहाँ ये महाराष्ट्र कहाँ है, साउथ में है ना, दक्षिण भारत में है ना ये महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र में एक ही बोली बोली जा रही है, नहीं ना। अब अगर हम अपने इलाके की बात करते हैं, आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, सपोज आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, अगर आप अपने घर को छोड़ करके, अपने क्षेत्र को छोड़ करके, इवन अगर आप अपने मामा के घर भी जाते हैं, मान लीजिए ऐसा है कि आपकी मम्मी कहीं हरियाणा से हैं, या फिर आप हरियाणा से हैं आपके मतलब, और आपके मामा जो हैं वो कहाँ के हो गए, वो आपके यूपी से हो गए, कैसे भी आप मान सकते हैं इस एग्जाम्पल को। तो क्या होता है ना, जब भी हम कहीं इस तरह से जाते हैं, तो भाषा एक ऐसी चीज़ है जो हर एक क्षेत्र का अपना अपना एक अलग से भाषा होता है। अब मेरी भाषा कैसी है, आपकी कैसी है। आप कहीं मामा के घर गए, वहाँ किसी तरह की भाषा बोली जाती है, कहीं और गए वहाँ किसी तरह की। अब उसको क्या कहते हैं, वो भाषा नहीं होती, वो उस क्षेत्र की बोली होती है। याद रखिए, उस क्षेत्र की बोली उसको कहा जाता है, भाषा उसको नहीं कहा जाएगा। पर जब यही बोली अपना एक इस तरह का विकसित रूप ले लेती है, जब यही बोली, तो वो तब जाकर के भाषा बनती है। ऐसे ही हम किसी को, कोंकणी को हम भाषा नहीं कह सकते हैं, कोंकणी बोली है वहाँ की। ठीक है, एक निर्धारित क्षेत्र के लोग जो है कोंकणी भाषा को बोलते हैं, बरारी कुछ निर्धारित क्षेत्र के लोग जो है बोलते हैं। नागपुरी की बात करें तो यहाँ ये अपभ्रंश, ये उपभाषा, और इससे फिर 4 यहाँ पर बोलियां हमारी निकली हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा ब्राह्मण। ठीक है जी, ये क्या है, ब्राह्मण अपभ्रंश है, और ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी उपभाषा निकली है। अभी हाल ही में एक मुद्दा बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, कौन, सीमा हैदर का मुद्दा भी बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। वो कहती हैं कि मैं पाकिस्तान से सिंध गई, सिंध से मैं दुबई पहुंच गई, और दुबई से मैं नेपाल आ गई, नेपाल से मैं दिल्ली पहुंची, और दिल्ली से मैं सीधा मैं तो सचिन की सीमा हो गई। तो एक चीज़ आप याद रखिए, आज भी वो अगर कहती है मैं सचिन की सीमा हूँ, तो मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि सचिन की सीमा अगर वो होती तो आप उसकी कोई आईडी चेक करना, अभी भी उसने अपने नाम के पीछे, इवन आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कि जब भी शादी होती है ना, तो क्या होता है कि अपना नाम लड़की अपने फादर का नाम छोड़ के हस्बैंड के नाम को ले लेती है। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है भाई, यहाँ क्या हुआ है, उसने क्या लिखना शुरू कर दिया है, सीमा सचिन हैदर लिखना शुरू कर दिया है। तो यानी कहीं ना कहीं डाउट मुझे इस बात का लग रहा है कि कहीं वो सीमा सचिन को भी हैदर बनाने की तैयारी तो नहीं कर रही है। तो यही वो सिंधी है, ब्राह्मण अपभ्रंश से निकली ये उपभाषा सिंधी है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर हम अगले अपभ्रंश की, जिसका नाम है
कैकय अपभ्रंश। ठीक है, क्या है यहाँ कैकय अपभ्रंश। इसी तरह से नोट्स बनाते चलिए, डेफिनेटली प्रश्न यहाँ से सीधा आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। कैकई पिशाची की बात करते हैं तो यहाँ से लहंदा क्या निकला है, उपभाषा निकली है। ठीक है, और यहीं से हमारी पंजाबी निकली है। ठीक है, सातवें की बात करते हैं भाई, यहाँ पर दर्द क्या है, यहाँ दर्द भी अपभ्रंश है, इससे कश्मीरी भाषा निकली है। क्या निकली है, कोई नहीं करवाएगा, कहीं जाकर देख लेना, इतना डीप आपको कोई नहीं करवाएगा, तो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। डोगरी निकली है, किससे, कश्मीरी से। और दूसरा यहाँ पर संथाली भी किससे निकली है, ये भी किससे निकली है, दर्द अपभ्रंश के कश्मीरी उपभाषा से ये निकली है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर अंतिम और लास्ट जिसको आप कहते हैं खस। खस क्या है, ये अपभ्रंश है। खस से क्या निकली है, पहाड़ी उपभाषा निकली है। और पहाड़ी से फिर जो ये है, इसको दो भागों में यहाँ पर बांट दिया है। पहाड़ी से मध्यवर्ती पहाड़ी और यहाँ पर पश्चिमी पहाड़ी में इसको बांट दिया गया है। ठीक है ना। अब मध्यवर्ती में कौन कौन सी आती हैं, यहाँ पर मध्यवर्ती की बात अगर करते हैं तो मध्यवर्ती के मैं यहाँ पर दोनों भाषाएं जो है लिख दे रही हूँ। पहाड़ी की बात करें तो उत्तराखंड का नाम सबसे पहले आता है, तो कुमायूनी है ना। कुमायूनी जो है वो कहाँ बोली जाती है, मध्यवर्ती में, मध्यवर्ती पहाड़ीय क्षेत्रों में। दूसरी की बात करते हैं यहाँ पर गढ़वाली। गढ़वाली ये भी हमारी बोली जाती है। पश्चिमी की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ नेपाली का नाम सबसे पहले आता है। तो ये यहाँ तक आपकी उपभाषाएं हुई हैं, जिसमें से 8 उपभाषाएं हैं और 8 उपभाषाओं से 5 और 4 राजस्थान की थी, 3 अर्धमगधी की थी। ठीक है, कितनी हो चुकी हैं भाई, ये आप एक बार काउंट कर लेना, मैंने आपको कितनी उपभाषाएं और जो है बोलियां करवाई हैं। ये अक्सर एक प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ये आज का सेशन मुझे लगता है यहीं ख़त्म करना चाहिए। बहुत लंबा सेशन हो गया है, जिसमें हमने भाषा को लेकर के कुछ साहित्य के प्रश्न जो हमारे प्रारंभिक जो हमारे विद्वान रहे हैं, जिस तरह से धीरेन्द्र वर्मा की मैंने आपको बात बताई है। धीरेन्द्र वर्मा ने जो है अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखा है इन चीज़ों को लेकर के। तो बट ये चीज़ याद रखिए, जो मैंने ये आपको 8 अपभ्रंश लिखवाए हैं और उससे निकलने वाली उपभाषाएं मैंने आपको लिखवाई हैं। ठीक है, और उपभाषाओं से निकलने वाली जो बोलियां हैं वो आपका एक प्लस पॉइंट है व्याकरण को लेकर के। 101% कोई भी अगर एग्ज़ाम देने जाओगे, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे लाइफ में, तो ये चीज़ें अक्सर आपको पूछी जाएंगी। ठीक है जी। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है ना, तो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल फिर इसी का पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे, जो भाषा को लेकर के, उसके उत्पत्ति और विकास को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, जिसमें हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस पड़ी हैं, जिसमें आपको पूरा हिंदी व्याकरण, पूरा हिंदी साहित्य की जो है बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी। जल्दी से जाकर चेक करो आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट रहता है, कहीं से भी कोई ईजिली नहीं समझ में आता है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। प्रिया हिंदी विद प्रिया ठाकुर के नेम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल फिर भाषा के उत्पत्ति और उद्भव के आगे के टॉपिक के